अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स माई सेल्फ आफ्ताब अब्बासी। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री एंड हमारा टॉपिक है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली ब्रांच है जी केमिस्ट्री की फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब फ़िज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। फ़िज़िकल की मीनिंग होती है जी उर्दू में जिस्मानी, मतलब कि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है जी। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप गौर से देखें कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन की मीनिंग क्या है जी? बनावट। तो द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। तो उसकी स्टडी और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि उसकी बॉडी के हवाले से उसकी जो भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको हम स्टडी करते हैं इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो वाटर को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इस वाटर की ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये इसकी जो स्टडी हम करते हैं कि वाटर को हमने कैसे चेंज किया और कितने टेम्परेचर पे इसको हमने फ्रीज़ किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, या फिर दोबारा इसको पानी में आने के लिए इसको कितना टेम्परेचर हमें देना होगा, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड वाटर की कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, अच्छा ये यहाँ पे मैंने इनको डिफ़ाइन किया है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी रिलेटेड विद स्ट्रक्चर, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी खासियत है उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने वाटर का आपको एग्जांपल दिया कि वाटर एक लिक्विड है, मतलब कि इसका जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब इसको हम फ्रीज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये सॉलिड हो जाता है, जो आइस है वो सॉलिड है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहेंगे और इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे जी? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। उसके बाद है जी द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में जो भी मैटर होता है उसकी जो भी कंपोजिशन होती है, अब उस कंपोजिशन में कौन सी चेंजेस आ रही हैं या फिर नहीं आ रही, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड उसका जो फ़िज़िकल फॉर्म है उसमें कौन सी चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब है जी जैसा कि कोई भी मैटर हो तो वो किस चीज़ का बना हुआ है जी? वो एटम्स का बना हुआ है, ठीक। तो अब फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम वो लॉज पढ़ते हैं, वो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो ये हमें बताते हैं कि जो एटम्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन कैसे हुई है और किस तरह से हुई है और कौन से एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को देखें, ये लिखा हुआ है जी 2H2, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स जब मिलते हैं, अब ये क्या हो गया जी? ये एक एटम हो गया, मतलब कि ये एलिमेंट है उसके 2 एटम्स एंड ये एक और एलिमेंट है इसके टोटल 4 एटम्स, मतलब 2 ये एंड 2 ये, मतलब तो टोटल जब हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स मिलते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम्स से तो वो क्या बनाते हैं जी? वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
अब ये सारा कुछ ये जो लॉ था या फिर ये जो प्रिंसिपल था जिसकी मदद से हमने ये हमने जांच की या फिर ये हम समझ गए कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम से मिलेंगे तो क्या होगा जी, वाटर बनेगा। तो ये सारा कुछ जो भी हम पढ़ते हैं ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कमेंट करके देने हैं। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको ये सारा कुछ जितना भी हम समझ रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा ये है कि आपका तवज्जो इधर उधर न जाएगा। तो क्वेश्चन 1 है जी, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ मैटर। आपने इन डैशेस को फिल करने हैं इस स्लाइड से। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये आपने कमेंट करके लिखना है। इससे आपको ये होगा कि वो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है जी, फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश विच गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। इसके भी डैशेस आपको फिल करने हैं। एंड क्वेश्चन 3 है जी, क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की आपने अपने वर्ड्स में डेफिनेशन इसकी बतानी है, सिंपल करके, जो भी आपको समझ में आ गई हो वो आपने कमेंट करके बतानी है। नंबर 2 है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है अंडरलाइन जिसको मैंने किया है, इसको आप गौर से देखें। ये क्या लिखा हुआ है जी, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। अब इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ये 2 एलिमेंट्स मेन होते हैं, मतलब कि ये उसमें होने ही चाहिए। अगर ये ना होंगे या फिर इनमें से इन दोनों में से एक होगा और दूसरा ना होगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। ठीक, तो अच्छा ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों के अलावा कोई और भी एलिमेंट उसमें मौजूद है या नहीं है, वो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये 2 मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन ये 2 एलिमेंट्स मेन है, ये उसमें होने चाहिए, तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जी, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब इसमें लिखा हुआ है जी, हाइड्रोकार्बन इज़ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एज नेसेसरी एटम्स। जैसा मैंने बताया ये वही लिखा हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स हैं जी, मीथेन। मीथेन एक किस्म की गैस है एंड इसका फार्मूला क्या है जी, CH4। मतलब कि कार्बन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मीथेन। मीथेन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये मीथेन क्या है जी, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन की हम जो भी स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंड सेकंड एग्जांपल है इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6। अब देखें इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन तो है ही, इसके अलावा ऑक्सीजन का भी एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इसको भी हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। तो ये जब मिलते हैं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ग्लूकोज की स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद लिखा हुआ है जी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि हम बनावट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात पढ़ते हैं, कंपोजिशन बनावट, रिएक्शंस उसके जो रिएक्शंस होते हैं, एंड प्रिपरेशंस एंड उसको बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड ये सारा कुछ जो भी हम पढ़ते हैं तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसको मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन उस मॉलिक्यूल के को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ये 2 एलिमेंट्स मेन हो और इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ये 2 एलिमेंट्स उसमें होने ही चाहिए। तो
हाइड्रोकार्बन्स उसको बोलेंगे, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो भी स्टडी है, मतलब उसमें जितना कुछ भी हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, ईटीसी, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं जब भी हाइड्रोकार्बन्स का, तो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट करके। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, ये हमारा लेक्चर आप समझ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर देना। अब क्वेश्चन 4 है जी, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो मैंने समझाया आपको, वो आपने अपने वर्ड्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में आप डेफिनेशन बताएं। नंबर 3 है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था कि हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर, मतलब कि इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी कंपाउंड्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स हो गए, जो भी एलिमेंट्स हो गए, तो उनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जनाब। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। अब इसका एग्जांपल से है जी, तो वाटर H2O, देखिए अब इसको H2O हम बोलते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। अब ऑक्सीजन जैसा कि गैस है तो ये नॉन लिविंग थिंग है, एंड हाइड्रोजन अगेन ये गैस है तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो वाटर को हमने बनाया तो ये कौन सी चीज़ों से बन गया जी, नॉन लिविंग थिंग्स से। तो इसलिए मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें। अब इसमें CO2 मतलब कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलते हैं जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जनाब। अब इसको मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ कि जो कुछ हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसके अलावा हम जो भी एलिमेंट्स हो गए, जो भी कंपाउंड्स हो गए, उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, हासिल होते हैं। अब क्वेश्चन 8 का जवाब आपने कमेंट करके देना है, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन आपने अपने वर्ड्स में बतानी है। एंड क्वेश्चन 9 है जी, टेल एनी एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी आप मिसाल बताएं। नंबर 4 है जी, बायोकेमिस्ट्री। अब जैसा कि ये देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड आ गया है बायो, एंड बायो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री। तो इसका मतलब है जी, हम जो भी वो मॉलिक्यूल्स या फिर वो कंपाउंड्स जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, या फिर जो बायोलॉजी का मेन टॉपिक होता है, तो हम उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जैसा कि बायो मीन्स लाइफ, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं इनको, ठीक है जनाब।
तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जी, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी में इसका मेन करेक्टर होता है। उसके बाद प्रोटीन्स भी लिविंग थिंग्स में होती हैं, एंड फैट्स ETC। तो ये 3 प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंड इनकी स्टडी को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है जी दिस ब्रांच इज़ वेरी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड फूड साइंस। अब जैसा कि ये ब्रांच मतलब कि बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ हो गए या फिर जितना कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सारा कुछ वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो इसलिए ये ब्रांच एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, मेडिसिन में एंड फूड साइंस। अब क्वेश्चन 10 का जवाब आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, अब बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है, यहाँ पे ये डैश है, आपने इसको फिल करना है उस वर्ड से। क्वेश्चन 11 है जी टेल द नेम्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि 3 हमने पढ़े हैं इससे पिछली वाली स्लाइड में, तो उनके नेम्स आपने कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन 12 है जी इन विच फील्ड्स, कौन सी फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल, बायोकेमिस्ट्री कौन सी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन 13 है जी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की आपने सिंपल आसान अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बतानी है। नंबर 5 है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब जैसा कि इस वर्ड को आप देखें तो ये इंडस्ट्री से बनाया गया है, मतलब कि इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की मीनिंग क्या होती है जी, फैक्ट्री या फिर मिल आप उसको कह सकते हैं। तो इससे ये मतलब होता है कि वो सारा कुछ या फिर वो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में बन रही होती हैं, तो उनकी केमिस्ट्री को, उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है जनाब। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब वो चीज़ें जो इंडस्ट्री में बन रही होती हैं, तो उनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब वो कौन सी हैं, ये देखें फर्टिलाइज़र्स। ये फर्टिलाइज़र्स ये एक प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये इस्तेमाल होती हैं। तो फर्टिलाइज़र्स ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। सीमेंट हो गया जी, सीमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। गिलास, प्लास्टिक एंड मेडिसिन्स ETC ये सारा कुछ ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में बन रही होती हैं। तो इन की स्टडी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन 14 का जवाब आपने कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है वो आपने कमेंट करके बतानी है। क्वेश्चन 15 है जी टेल एनी 3 नेम्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं, उनके 3 आपने ऐसे नाम बताने हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों। उसके बाद है जी नंबर 6 ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिनसे रेज खारिज होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं तो उनमें भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है इन मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर का इलाज हो गया, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होती हैं। मेडिसिन्स तैयार करने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो ये बिजली बन रही होती है तो इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। एंड फॉर मेकिंग बॉम्ब्स, और जो भी बॉम्ब्स बनते हैं
तो उनमें भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जनाब, तो आप इसको सिंपल बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इलेक्ट्रिक पावर हो गया एंड बॉम्ब्स हो गए, इन सब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन 16 का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन 17 है जी, टेल एनी 2 थिंग्स फॉर विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड। सिर्फ ऐसी 2 चीज़ें बताएं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। नंबर 7 है जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल, जैसा कि आप इस वर्ड को समझ सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट से बनाया गया है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको हम आसान शब्द में बोलते हैं माहौल। अब जो माहौल की स्टडी हो गई उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलेंगे। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं जी, द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं, या फिर मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स जाहिर सी बात है वो केमिकल्स हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो असरात होते हैं तो वो लिविंग थिंग्स पे कैसे पड़ रहे हैं या फिर क्या है, तो ये सारा कुछ मतलब केमिकल्स का लिविंग थिंग्स पे जो असरात होता है उनकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है जनाब, अब जैसे आप इसको देखें कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर होता है लिविंग थिंग्स पे। अब पॉल्यूशन के कुछ काइंड्स होते हैं, जैसा कि एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गई, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ETC। तो एंड हेल्थ डेंजर्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, हेल्थ डेंजर्स, हमारी जो सेहत है उसके कौन से डेंजर्स हैं, वो सारा कुछ हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये 2 इसके मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन 18 का जवाब आपने कमेंट करके बताना है। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स क्या हैं वो आपने कमेंट करके बताना है। मतलब कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, ये इसका मतलब हो गया। एंड क्वेश्चन 19 है जी, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन आपने बतानी है कमेंट करके। एंड नंबर 8 है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। एनालिटिकल, ये एनालिसिस से बनाया गया है। एनालिसिस जिसकी मीनिंग होती है जी इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिन, मतलब कि जांच करना, चकास करना। ठीक है, तो जैसा कि ये केमिस्ट्री है, मतलब कि हम इसमें मैटर की स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, हम उनको उनकी चकास करते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं एंड उनका मिकदार कितना है वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ एनालिसिस। इसमें एनालिसिस की स्टडी होती है। एंड एनालिसिस किस चीज़ की होती है जी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है जनाब, क्वालिटी मतलब काइंड्स, मतलब इकसाम, एंड क्वांटिटी मिकदार, कौन सी चीज़ों का, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर के कंपोनेंट्स कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है जनाब, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। अगर कोई भी कंपाउंड हो गया तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम क्वालिटी देखते हैं, मतलब कि उनके हम काइंड्स देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये इसकी क्वालिटी हो गई। एंड क्वांटिटी देखते हैं, उसमें हम ये भी देखते हैं कि उनका मिकदार कितना है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं एंड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ये सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है जनाब, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ
कि मिसाल लेते हैं हम वाटर का, तो वाटर का फार्मूला जैसा कि आपको पता है H2O होता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इस वाटर में जो ये वाटर कंपाउंड बना है इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो हमें पता चला कि एक हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। ठीक है जनाब, तो ये क्या हो गई, ये हमने क्वालिटी स्टडी कर ली। एंड उसके बाद H2O मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये क्या हो गया जी, ये क्वांटिटी हो गई कंपोनेंट्स की। ठीक है जनाब, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब क्वेश्चन 20 है जी, इसमें आपने कमेंट करके जवाब बताना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। ये आपने कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या आएगा। नंबर 9 है जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी। ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसका दूसरा नेम है फार्माकोलॉजी। अगर आप इस वर्ड को समझेंगे फार्माकोलॉजी तो आपको पता चल जाएगा, या फिर इसको आप देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब कि मेडिसिन्स की केमिस्ट्री। इसमें हम जो भी मेडिसिन्स बन रही होती हैं तो उनकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस की मीनिंग क्या है जी, टू मेक और प्रिपेयर मीन्स तैयार करना या फिर बनाना। द स्टडी ऑफ सिंथेसिस यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकल ड्रग्स। ठीक है जनाब, जो मेडिसिन्स हैं तो उनको आप मेडिकल ड्रग्स बोल सकते हैं। तो मेडिसिन्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं मतलब मेडिसिन्स के असरात, उनके इस्तेमाल एंड उनकी प्रिपरेशन, तो ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है वो आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 22 है जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डैश डैश एंड डैश ऑफ मेडिकल ड्रग्स। ये आपने कमेंट करके इन डैशेस के जो आंसर्स आएंगे वो आपने कमेंट करके बताने हैं। अब नंबर 10 है जी, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले आपने इन 2 वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने इन 2 वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया तो आप इसको समझ जाएंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है। अब क्वांटम की मीनिंग क्या है जी, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, क्वांटम मीन्स मिनिमम अमाउंट यानी कि सबसे कम मिकदार। फॉर एग्जांपल, फॉर लाइट 1 फोटोन इज़ क्वांटम। मतलब जो भी अगर आप लाइट का एग्जांपल लेंगे तो लाइट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो फोटॉन होता है या फिर फोटोन होता है। ठीक है, तो एक फोटोन को हम बोलेंगे क्वांटम क्योंकि ये इसका मिनिमम अमाउंट है लाइट का। उसके बाद है जी, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी 1 इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटम। जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनती है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करेंगे तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को आप क्वांटम बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंगल यूनिट इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका मिनिमम अमाउंट हो गया। मतलब जिस भी चीज़ का आप एग्जांपल लेंगे तो उसका सबसे छोटा सिंगल यूनिट उसको आप क्वांटम बोल सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स से क्या मुराद है, मैकेनिक्स मीन्स एनर्जी एंड फोर्सेस विच प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, तो इसमें मैकेनिक्स की मीनिंग क्या है जी, मतलब कि एनर्जी ताकत एंड फोर्सेस, ये अगेन ताकत हो गई। तो वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ में एक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है या फिर मोशन प्रोड्यूस करती है तो उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया जी, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कि जिस भी चीज़ का आप एग्जांपल लेंगे तो उसके एक सिंगल यूनिट में जो मोशन आता है
तो उसकी स्टडी को हम क्वांटम केमिस्ट्री बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेंगे तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मतलब क्वांटम हो गया। अब उस एक इलेक्ट्रॉन में किस चीज़ से या फिर किस किस्म का मोशन पैदा हुआ है और किस लिए मोशन पैदा हुआ है, तो इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गई क्वांटम केमिस्ट्री। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेंगे तो उसका जो सबसे छोटा एक सिंगल यूनिट होगा तो वो होगा क्वांटम। अब उसमें जो उसका जो सबसे छोटा उसका जो सबसे छोटा यूनिट है तो उसमें किस किस्म का मोशन आया है और वो क्यों आया है, किस चीज़ ने उसमें ये मोशन प्रोड्यूस किया है, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। ठीक है जनाब, अब इसका एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि ये क्वांटम हो गया। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसकी स्टडी को हम बोलेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जी क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री को ये इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसकी स्टडी को भी हम क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम है वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद है जी क्वांटम केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये सबसे अहम पॉइंट है जी, क्योंकि जैसा कि हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ये क्वांटम केमिस्ट्री इसकी ये ब्रांच है। ठीक है जनाब, तो क्वांटम केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की। ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक ब्रॉडर टर्म हो गया एंड क्वांटम केमिस्ट्री ये इसका मतलब कि ये इसकी ब्रांच है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने बताया है। फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मतलब जो भी मैटर हो गया तो उसकी जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उसकी कंपोजिशन है, वो सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड क्वांटम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं जी, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब कि जो भी एक मॉलिक्यूल हो गया तो उसका हर एक इलेक्ट्रॉन उसका जो मोशन आ गया है उसमें, वो हम स्टडी करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। जैसा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम उनकी सारी कुछ जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर कंपोजिशन होते हैं वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। एंड क्वांटम केमिस्ट्री में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो हम पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब इसकी असेसमेंट है जी, क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटम। अब एक क्वांटम की मीनिंग आपने कमेंट करके बतानी है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स की मीनिंग आपने कमेंट करके बतानी है। क्वेश्चन 25 है जी, गिव एनी एग्जांपल ऑफ अ क्वांटम। एक क्वांटम का कोई भी आप अपना मिसाल बना के आपने बताना है। क्वेश्चन 26 है जी, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री का दूसरा नाम आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 27 है जी, क्वांटम केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ, मतलब कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वेश्चन 28 है जी, व्हाट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन आपने बतानी है। ये लास्ट पॉइंट है जी, मतलब कि लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, और वो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। अब इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करें, ये है ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रीन मतलब कि इसमें प्लांट्स आ गए या फिर ट्रीज़ आ गए वगैरह वगैरह। अब ट्रीज़ एंड प्लांट्स ये क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, इनसे हमको बहुत फ़ायदा होता है, तो इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री। तो अब इसमें क्या हम पढ़ते हैं जी, द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जनाब, मैन्युफैक्चरिंग सच प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसी चीज़ बनाना। मैन्युफैक्चर की मीनिंग है जी बनाना या फिर तैयार करना।
एंड प्रोडक्ट्स मीन्स कोई भी चीज़ हो तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाना, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच प्रोडक्ट्स, मतलब कि ऐसी चीज़ें बनाना या फिर तैयार करना, सच प्रोडक्ट्स विच एलिमिनेट, जो कि ख़त्म करती हों, और मिनिमाइज, या फिर सबसे कम कर देती हों, द इफ़ेक्ट्स ऑफ डेंजरस थिंग्स, जो डेंजरस थिंग्स हैं उनके जो असरात होते हैं उनको ख़त्म कर देती हों या फिर उनको कम कर देती हों। और वो डेंजरस थिंग्स किस चीज़ के लिए? फॉर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए जो डेंजरस थिंग्स हैं तो उनके जो असरात को ख़त्म कर दे, ऐसी चीज़ें तैयार करना, ऐसी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें तैयार करना, ठीक है, ऐसी चीज़ें तैयार करना, वो कौन सी चीज़ें? जो डेंजरस थिंग्स हैं उनके जो असरात ख़त्म करें, तो वो चीज़ें तैयार करना, उन चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। अब इसका एक एग्जांपल ये हो गया प्लांटिंग ट्रीज़, जैसा कि अगर हम ट्रीज़ को हम प्लांट करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा एनवायरनमेंट होता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। उस पर जो कुछ टॉक्सिक मैटर्स होते हैं उनका असर हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाता है प्लांटिंग ट्रीज़ से। तो ये एक ग्रीन केमिस्ट्री की पॉइंट है, ठीक है। एंड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, अब बायोडिग्रेडेबल थिंग्स क्या होती हैं? वो चीज़ें इस्तेमाल करना जिनको जो हमारे सॉइल में बैक्टीरियाज मौजूद हैं कि वो उनको ख़त्म कर सकें। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया कि जब भी कोई जानवर मर जाता है तो आपने उसको देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद उसमें एक छोटे से इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसकी बॉडी में जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये मतलब कि जो एनिमल मर जाता है तो ये एनिमल क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल थिंग है। अब ये एनिमल कुछ सालों में या फिर कुछ मंथ्स के बाद ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक बायोडिग्रेडेबल थिंग हो गई। अगर इसकी बजाय आप एक प्लास्टिक का एग्जांपल लेंगे तो आप एक प्लास्टिक को आप किसी जगह पे फेंक दें तो उसको बहुत से बरस बीत जाएंगे लेकिन वो प्लास्टिक वहीं पे वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल थिंग नहीं है। अब बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होगी वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना या फिर ऐसी चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना, ये हम ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुफीद होती हैं और वो क्या करती हैं कि वो डेंजरस थिंग्स के जो असरात होते हैं वो ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीन केमिस्ट्री। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ जल्दी में कि ग्रीन केमिस्ट्री उन चीज़ों की स्टडी है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए मुफीद होती हैं और वो चीज़ें जो डेंजरस थिंग्स हैं उनके असरात ख़त्म कर देती हैं। अब इसका एग्जांपल ये एक हो गया प्लांटिंग ट्रीज़, एंड दूसरा क्या है कि हम बायोडिग्रेडेबल थिंग्स इस्तेमाल करें। ये एक इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद है जी ग्रीन केमिस्ट्री इज़ आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल केमिस्ट्री। अब सस्टेनेबल जब भी वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि हम अपने माहौल की हिफाजत करें, ठीक है जनाब। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है या फिर हमारे एनवायरनमेंट की हिफाजत करती है, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुफीद है। अब क्वेश्चन 29 है जी, गिव एनी एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का कोई भी एग्जांपल आप अपना बना के कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन 30 है जी, व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है वो आपने बताना है। क्वेश्चन 31 है जी,
व्हाट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन बतानी है। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है और आपने समझने की कोशिश करना है। द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग, ग्रीन केमिस्ट्री की पॉइंट है जी, द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच थिंग्स विच आर गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि वो थिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है या फिर हेल्पफुल हैं, वो हम पढ़ते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है जी, द स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स वेदर दे आर गुड और बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। मतलब कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो होती है, इसमें हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, चाहे वो गुड हो या फिर बैड हो, मतलब बस जो भी चीज़ें हैं जिनके भी हमारे एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है तो उसको, उनकी स्टडी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड ग्रीन केमिस्ट्री में सिर्फ वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए मुफीद हों, और इनमें मुफीद हो या ना हो वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब आपने इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने अपना बना के एंड अपने वर्ड्स में बताना है सिंपल करके। व्हाट इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री का सिंपल डिफरेंस आपने बताना है कमेंट करके। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर आपने सुना इसकी MCQ टाइप टेस्ट हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वो भी सॉल्व कर देंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपका ये सारा कुछ जो भी ब्रांचेस थी इनकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और इनके जो डिफरेंस थे, मतलब कि बहुत कुछ आप वहाँ पे सीख जाओगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद लेक्चर सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।